हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 16 और अध्याय का नाम है पाचन और अवशोषण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया है। साथ ही मैंने लेसन 1 से लेकर के लेसन 15 तक का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पाचन ग्रंथियों एवं पाचन के बारे में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आहार नाल और पाचन तंत्र के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल है। देखिए, पाचन ग्रंथियों से जो संबंधित होती है उसमें क्या क्या होती है, तो लार ग्रंथि होती है। ठीक है, क्या होती है? लार ग्रंथि, यकृत और होती है अग्नाशय। ठीक है, आगे देखें। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये है गाल के कर्ण पूर्व, निचले जबड़े में अधोजंप या इसे कहते हैं औची बुकिया। ठीक है, औची बुकिया। और यानी तथा जीवा के नीचे अधोजीवा में। देखिए, 3 ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो 3 ग्रंथि याद रखिए। पहला है लार ग्रंथि, दूसरा है यकृत और तीसरा है अग्नाशय। लार ग्रंथि में क्या होती है? 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। किसमें? लार में 3। एक होती है गाल के पास, गाल और कान से पहले होती है, उसे कहते हैं गाल में यानी कर्णपुर। दूसरा है जबड़े के नीचे रहती है, जिसे कहते हैं अधोजंभ या औची बुकिया। और तीसरा है जीवा के नीचे होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अधोजीवा। ये 3 ग्रंथियों का नाम याद रखिएगा। और इन ग्रंथियों से क्या बनता है? इन ग्रंथियों से लार बनता है। और लार बन करके लार पहुंचती है कहाँ पे? मुंह गुहा में, यानी मुंह में आपके लार पहुंचता है। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, यानी जिसे हम लोग यकृत कहते हैं, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो 1.25 से 1.5 kg आप कह सकते हैं। मनुष्य में यकृत का भार कितना होता है, तो 1.25 से 1.5 kg या फिर 1.2 से 1.5 ग्राम। यह उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियां होती है। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं, जिसके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित होती हैं। देखिए, जो यकृत होता है यह 2 पालियों में बटा होता है, यानी ऐसे ऐसे इसको मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। देखिए, ये है लीवर। यहाँ से जो इसकी ये बनावट है, ये है लीवर। और ये लीवर क्या होता है? 2 पालियों में बटा होता है। एक पाली ये वाली है और दूसरी पाली ये वाली है। यानी लीवर कितने पालियों में बटा होता है, तो यह 2 पालियों में बटा होता है। और इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 1.5 kg से लेकर, सॉरी 1.2 kg से लेकर के 1.5 kg तक। ठीक है, यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और देखिए, यकृत के अंदर छोटी छोटी पालियां पाई जाती है, छोटे छोटे लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। और यकृत में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जो रज्जु की तरह व्यवस्थित होती है। जैसे रज्जु होता है ना, वैसे कोशिकाएं भी व्यवस्थित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है। ठीक है, अब जितनी पालिकाएं होती हैं उसके अंदर, अब यहाँ पे पालिका का फिगर नहीं दिया गया है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि यकृत की जो जितनी भी पालियां होती है उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है। वो किसकी बनी होती है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, जिसे गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल मतलब उसके ऊपर एक आवरण होता है, ऐसे ऊपर एक आवरण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैप्सूल्स। आप कैप्सूल दवा भी या संपुट कहते हैं उसको हिंदी में। आप दवा भी खाते होंगे तो देखिएगा, दवा अंदर रहता है और ऊपर से जो एक परत रहती है, इसलिए उसको कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, यकृत की कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है। देखिए, ये याद रखिएगा, यकृत की कोशिकाओं से किसका स्राव होता है? पित्त का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पित्त का स्राव होता है।
जो यकृत नलिका से होते हुए पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। तो देखिए इसका स्राव कहाँ से होता है? पित्त रस का, उसे पित्त रस कहते हैं या फिर पित्त कहिए। जो पित्त रस का स्राव कहाँ पे होता है? ये होता है यहाँ पे यकृत की कोशिकाओं में, और यकृत की कोशिकाओं के बाद वो नलिकाओं से होकर के पहुंचती है किसमें? पित्ताशय में। पित्ताशय में वो जमा होती है और सांद्रित होती है, यानी गाढ़ा होती है और जमा होती है। ठीक है, आपको मैं पित्ताशय का भी फिगर दिखाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पीत वाहिनी बनाती है। चित्र 16.6। चलिए पहले चित्र देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो फिगर है यहाँ से लेकर के यहाँ ये जो बैलून जैसा फिगर दिख रहा है, यही है पित्ताशय। और पित्ताशय में भी अनेक सारी नलिकाएं होती हैं, और यहीं पे जिसकी बात हो रही है देखिए मूल पीत वाहिनी बनती है। आगे देखते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पित्ताशयी नलिका एवं अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो ओडी अवरोधनी से नियंत्रित होती है। देखिए यहाँ पे भी एक अवरोधनी होता है जिससे वो नियंत्रित होता है, उसको कहते हैं ओडी अवरोधनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिगर पे आ जाइए और यहाँ पे समझिए। यहाँ में इधर देखिए ये पित्ताशय है। पित्ताशय से जो नलिका आती है, मुख्य नलिका है, इसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय वाहिनी। ठीक है, और ये यकृत से यानी लीवर से आने वाली वाहिनियां हैं, तो इसे यकृत वाहिनियां कहते हैं। जब ये पित्ताशय वाहिनी यहाँ पे आती है और इधर से यकृत वाहिनियां भी आती है, तो यकृत वाहिनी देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। जब दो यकृत वाहिनियां, ऐसे बहुत सारी यकृत वाहिनियां होती हैं, जब यकृत वाहिनी आकर के मिल जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग मूल यकृत वाहिनी। ठीक है, और जब यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी मिल जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग मूल पित्त वाहिनी। ठीक है, और ये पित्ताशय यहाँ से आगे बढ़ के किसमें मिलता है? ग्रहणी में मिलता है। अग्नाशय सी आकार के ग्रहणी के बीच एक लंबी ग्रंथि है जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। देखिए जो अग्नाशय होता है वह क्या होती है? एक लंबी ग्रंथि है। ठीक है, और यह बहिःस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। दोनों का मतलब समझ लीजिए। बहिःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है? बहिःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है कि इससे जो स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं वो नलिकाओं में स्रावित होता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब है इसमें से जो पदार्थ स्रावित होते हैं वो सीधे रक्त में मिलते हैं। ठीक है, सीधे किससे वो मिलते हैं? रक्त में। इनका परिवहन नलिकाओं द्वारा होता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं उनका स्रवण सीधे रक्त में होता है। किसमें होता है? सीधे रक्त में होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से मुख्य रूप से क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन स्रावित होता है। जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही स्रावित होते हैं। और जो अग्नाशय है वो दोनों तरह की ग्रंथि है, बहिःस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। बहिःस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। अतः अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो देखिए अग्नाशय के जो दोनों तरह से कार्य करती है, तो बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने में क्षारीय एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है और ग्लूकेगोन निकलता है। जो इंसुलिन होता है आप सुने होंगे, ये इंसुलिन का स्राव कम हो जाने से क्या होता है? इंसुलिन का स्राव कम हो जाने से मनुष्य को डायबिटीज हो जाता है, यानी शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, जिसको बाद में अनेक तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इंसुलिन की कमी से वही बीमारी होती है। चलिए अब समझते हैं भोजन का पाचन किस प्रकार होता है शरीर में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। ठीक है, और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विज्ञान तक, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे विज्ञान तक, उसमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको नोट्स, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर, क्विज और वीडियो की जानकारी देते रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं भोजन का पाचन कैसे होता है।
पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। मुख गुहा में मुख्यतः दो प्रकार हैं, भोजन का चवर्णक और निगलने की क्रिया। देखिए चवर्ण और निगलने की क्रिया। तो भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में वो दो तरह से होता है, एक तो यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा होता है और दूसरा रासायनिक विधि द्वारा होता है। यानी यांत्रिक का मतलब उसमें कूट पीस करना, कूट पीस करके काट करके चबा करके होता है, और दूसरा कुछ रसायन डाल करके उसको गलाया जाता है। ठीक है। और मुख गुहा का दो कार्य है, एक भोजन का चवर्ण यानी भोजन को चबाना उसको, और निगलने क्रिया यानी भोजन को चबाना और निगलना, ये दो कार्य है। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह से चबाने और मिलाने का कार्य करता है। तो अब देखेंगे कि खाते वक्त ध्यान दीजिएगा, जो जीभ होता है वो भोजन को चारों तरफ घुमाने में और उसमें लार लपेटने में सहायता करता है। ठीक है। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकने एवं उन्हें बोलम में रूप में करने में मदद करता है। तो जो लार में श्लेष्म होता है वो क्या करता है, भोजन के कणों को आराम से एक दूसरे से चिपकाता है और बोलस के रूप में परिवर्तित करता है, यानी गोल गोल। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। बोलस पेशीय संकुचन के क्रमानुकुंचन द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। तो देखिए जब बोलस बन जाता है उसके बाद ग्रसनी से वो चला जाता है किसमें, ग्रसिका में, और ग्रसिका में क्या होता है, क्रमाकुंचन होता है। क्रमाकुंचन का मतलब क्या है, तो देखिए क्रमाकुंचन का मतलब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए हमारा जो फूड पाइप होता है एसोफेगस, वो इस तरह से होता है, और उसमें क्रमाकुंचन कैसे होता है, ऐसे, इस तरह से। यानी एक बार फूलता है एक बार पचकता है, एक बार फूलता है एक बार पचकता है, फिर एक बार फूलता है एक बार पचकता है। ये बारी बारी से होता है, एक बार फूलता है एक बार पचकता है, फिर एक बार फूलता है एक बार पचकता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्रमाकुंचन। तो क्रमाकुंचन द्वारा जो बोलस होता है वो आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधनी भोजन के अमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। देखिए जो जठर ग्रसिका अवरोधनी होती है, ये अवरोधनी होती क्या करती है, भोजन को अमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। यानी ये भोजन को अमाशय में तो जाने देती है, लेकिन अमाशय से उल्टा ऊपर यानी मुंह में नहीं जाने देती है। यह तभी होता है जब वह तभी भोजन को मुंह में आने देती है जब उल्टी होना रहता है। इसको मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। लार मुंह गुहा में विद्युत अपघट्य यानी सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट और एंजाइम लार अमाइलेज, टाइलिन या लाइसोजाइम होता है। देखिए मुंह में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो उसमें लार एमाइलेज होता है, टाइलिन होता है या लाइसोजाइम होता है, ये सब एंजाइम्स होता है। पाचक की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन एवं लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित हो जाते हैं। यहाँ नोट कीजिएगा पीएच 6.8। तो देखिए मुंह का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा अम्लीय होता है, और उसमें चूंकि कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम यूज होते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और लगभग जो 30% स्टार्च होता है उसी को द्विशर्करा माल्टोज में बदल जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्च है और उसमें क्या है, यहाँ पे लार एमाइलेज काम करता है। लार एमाइलेज किस पीएच पे काम करता है, 6.8 पे। तो स्टार्च टूट जाता है किस पे, माल्टोज में। ठीक है। और माल्टोज का एक द्विशर्करा है, यानी शर्करा के इसमें दो अणु होते हैं। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। तो देखिए जो ये एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और जो लाइसोजाइम होता है वह जीवाणुओं को मार देता है, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उनसे नुकसान हो सकता है तो उनको मार सकता है। अमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। देखिए अब उसके बाद भोजन चल जाता है किसमें, अमाशय में। और मैंने आपको अमाशय में बताया था 4 परत होती है, और उसमें एक आंतरिक परत है जिसे म्यूकोसा कहता है। तो अमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। जठर ग्रंथियों से मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है। वो कौन कौन सी है, पहला म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, यानी जो पहली कोशिकाएं हैं वो कौन सी है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। और ये क्या करती है, म्यूकस का स्राव करती है, यानी चिकनाहट प्रदान करती है। दूसरा पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करती है।
किसका करती है? प्रो एंजाइम के स्राव करती है और उनको क्या कहते हैं? पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं। तीसरी है द्वितीय या ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नेज कारक स्रावित करते हैं। नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए ये जो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नेज को स्रावित करती है। आप जानते होंगे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हमारे पाचन में अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराता है ताकि भोजन की पाचन हो सके तथा कुछ जीवाणुओं को मार सके। साथ ही जो नेज कारक होता है वो क्या होता है? विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अगर यह नहीं होगा तो विटामिन B12 का अवशोषण ही नहीं हो पाए। अमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन संग्रहण करता है। ये अधिकतम 4 से 5 घंटे संग्रहण करता है, नहीं तो इससे कम में भी उसको आगे बढ़ा देता है पचा कर। आप आधे घंटे 1 घंटे में भी भोजन अमाशय से आगे बढ़ जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर आप ओवर ईटिंग कर लिए हैं या कुछ इस तरह का खाना खा लिए हैं जो पच नहीं रहा है तो अमाशय उसको अधिकतम 4 से 5 घंटे ही रख सकता है। अमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है जिसे काइम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अमाशय के जो पेशीय दीवार में वो लगातार संकुचन होने लगता है। संकुचन होने से क्या होता है? जो जठर अम्लीय जठर रस होता है यानी जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो सभी भोजन से मिल जाते हैं और उसको अब हम लोग कहते हैं काइम। ठीक है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है यह क्या होता है? अभी निष्क्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आता है यह क्या हो जाता है? पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। जो अमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है और यह क्या करता है? अमाशय में प्रोटीन का अपघटन करता है यानी प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे अंगों में तोड़ता है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज तथा पेंटोस में बदल देता है। किसमें? प्रोटियोज और पेंटोस में बदल देता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोज और पेंटोस में बदल देता है। जठर रस में उपस्थित श्लेष्म और बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर पर स्नेहक और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करते हैं। और देखिए जो जठर रस से में उपस्थित होता है श्लेष्म या श्लेष्म होता है वो क्या करता है? श्लेष्म है या फिर बाइकार्बोनेट श्लेष्म है, वो जो उपकला ऊतक होता है यानी अंदर वाला जो सतह होता है उस पर स्नेहक का कार्य करता है यानी चिकनाहट प्रदान करता है और उस पर एक परत बना लेता है ताकि शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है अगर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया है तो उससे किसका बचाव करता है? किसका बचाव करता है? तो अमाशय का। नहीं तो क्या होगा? अमाशय की आंतरिक दीवार में घाव जैसे फोरे फुंसी हो जाएंगे और दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कभी कभी होता भी है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH 1.6 तैयार करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना pH मान ले जाता है? 1.6 और इसी पे जो पेप्सिन होते हैं वो सभी कार्य करते हैं। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनी एंजाइम होते हैं जो दूध के प्रोटीन को पचने में सहायक होते हैं। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती है। तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्तनपान करते हैं या 5 साल के आसपास के बच्चे होते हैं उनमें एक अलग से स्पेशल एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रेनिन। और रेनिन क्या करता है? रेनिन यह दूध में जो प्रोटीन होता है ना उसको पचाने में सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा जठर ग्रंथियां और एक लाइपेज एंजाइम भी स्रावित करती है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि अमाशय तक पाचन कैसे होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। ये सभी कुछ और भी कुछ जानेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई शिकायत या सुझाव है तो सभी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।